हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने अमीटर के बारे में समझा था कि अमीटर क्या होता है। हमने करंट के बेस पे क्वेश्चन देखा था, आपका एक न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने विद्युत विभव और विभव अंतर के कॉन्सेप्ट को समझा था। आई होप आपको इतना टॉपिक समझ में आया होगा। हम बात कर रहे थे विद्युत विभव की। तो किसी भी सर्किट में विद्युत विभव या विभव अंतर को जो है मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम एक उपकरण का उपयोग करते हैं जिसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को यानी विभव अंतर को वोल्टेज भी कहते हैं। तो कोई भी आपके पास लोड है, कोई भी उपकरण है, उस पर अगर आपको वोल्टेज चेक करनी है तो आप वोल्ट मीटर के माध्यम से इसे चेक करते हैं। ठीक है, इसे हम हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं, यानी आपको जिस भी उपकरण में या जिस भी लोड पे आपको जो है वोल्टेज चेक करनी है, ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे बल्ब है तो बल्ब का हम के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस या विभव अंतर चेक करना है, तो हम वोल्ट मीटर को इस तरीके से लगाएंगे, यानी इसके पैरेलली लगाएंगे। ठीक है, और इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या है वो मेजर करेंगे, वो मापेंगे। ठीक है, तो हमेशा हम इसे जो है पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इससे हम जो है वोल्टेज को मेजर करते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी हाई होता है, यानी इसका जो प्रतिरोध होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ताकि जो करंट है इससे जो है फ्लो ना करे, ज़्यादा करंट इधर से जो है लीक ना हो या फिर बटे ना। ठीक है, तो अगर हम बात करें वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर का जो सिंबल है वो आपका कुछ इस तरीके का होता है। आप देख सकते हैं, ये आपका वोल्ट मीटर का चिन्ह है। आप इसे इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और ये आपका वोल्ट मीटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे वोल्टेज मेजर करते हैं, और किस में करते हैं, वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज को मेजर करते हैं और वोल्ट में करते हैं हम मेजर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास एक रेड कलर का जो है यहाँ पे, और एक ब्लैक कलर का, लाल और काले रंग का दो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आप जो है पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं, धन टर्मिनल को आप यहाँ पे जोड़ते हैं, और ऋण टर्मिनल को आप यहाँ पे जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वोल्ट मीटर है, जिसमें आप वोल्टेज को वोल्ट में मेजर करते हैं। और इसका जो चिन्ह है वो ये है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, यह बहुत ज़्यादा होता है, और इसे हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, यानी इसे हम हमेशा समानांतर रूप से जोड़ते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर, अ वोल्ट मीटर ऑल्सो नोन एज वोल्टेज मीटर। वोल्ट मीटर को हम वोल्टेज मीटर भी कहते हैं। is an instrument that measures voltage or potential difference between 2 points of an electronic or electrical circuit। तो बेसिकली जो आपका वोल्ट मीटर होता है या जो वोल्टेज मीटर होता है, हम इससे क्या करते हैं, किसी भी सर्किट में किसी दो बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव अंतर को मापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। Usually, the voltmeter is used for alternating current AC circuits and direct current DC circuit। ज़्यादातर तौर पे हम वोल्टमीटर का उपयोग AC और DC को मेज़र करने में करते हैं, यानी जो आपके AC और DC सर्किट होते हैं वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस या विभव अंतर को मापने के लिए हम वोल्टमीटर या वोल्टेज मीटर का उपयोग करते हैं। Alternatively, radio frequency RF voltage can also be measured by specialized voltmeter। इसी तरीके से जो आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम RF वोल्टमीटर के माध्यम से मेजर करते हैं। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर जिसे वोल्टेज मीटर के रूप में भी जाना जाता है, एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक या विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज या विभव अंतर में मापता है। आमतौर पर वोल्टमीटर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा यानी AC सर्किट, डायरेक्ट करंट यानी DC सर्किट के लिए किया जाता है। वैकल्पिक रूप से रेडियो फ्रीक्वेंसी
आरएफ वोल्टेज को विशेष वोल्टमीटर द्वारा भी मापा जा सकता है। ठीक है, अब ये आपका क्या है, सर्किट है। आपको यहाँ पे सर्किट दिखाई दे रहा होगा, ये आपका सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टर है, प्रतिरोध है। ठीक है, एक आपके पास लोड है जो कि बल्ब है। ये जो है आपका डीसी सप्लाई से जुड़े, ठीक है, यानी एक बैटरी से जुड़े। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोड है, यहाँ पे आपके पास लोड है, इस लोड पे क्या जुड़ा है, वोल्टमीटर। क्या जुड़ा है, वोल्टमीटर जुड़ा है। और आप देख सकते हैं पैरेलली जुड़ा है। कैसे जुड़ा है, पैरेलली, समानांतर रूप से ये आपका जुड़ा है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, जो आपका वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलली जोड़ते हैं, समानांतर जोड़ते हैं। यानी जिस भी लोड पे आपको जो है वोल्टेज को चेक करना है या पोटेंशियल डिफरेंस, विभव अंतर को चेक करना है, तो आप इसके समानांतर जो है वोल्ट मीटर को लगाएं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, यानी विद्युत परिपथ आरेख। यानी अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका जो विद्युत परिपथ आरेख है उसे किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके सिंबल्स क्या है। बेसिकली जब भी हम आरेख बनाते हैं तो आरेख में हम जो आपका जो भी उपकरण है उसे एज इट इज बनाते नहीं हैं, बल्कि उसके लिए कुछ सिंबल्स यानी कुछ चिन्हों का उपयोग करते हैं जो कि उस उपकरण को दर्शाता है। तो बेसिकली ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जो आपका उपकरण है, जैसे कि अगर हम बात करें हमें बैटरी बनानी, तो बैटरी को प्रॉपर बनाने के लिए जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बहुत सारे लोग नहीं बना पाते और इसे बनने में टाइम भी लगता है। इसलिए चिन्हों का उपयोग किया जाता है जो कि ईजी भी होते हैं, आसान भी होते हैं और फटाफट बन भी जाते हैं। तो जब भी हम कोई भी आरेख बनाते हैं, कोई भी आपका विद्युत परिपथ का आरेख बनाते हैं, तो हम इन सिंबल्स का यूज़ करके उस परिपथ को दिखाते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, हम बता रहे थे कि आपका एमीटर कहाँ लगेगा, वोल्ट मीटर कहाँ लगेगा, तो उसके हमने चिन्ह देखे। इसके साथ साथ जिस सर्किट में हमने उसे लगा के दिखाया उसके भी हमने चिन्ह देखे, किस प्रकार से आप जो है रेजिस्टर का चिन्ह बनाएंगे, किस प्रकार से आप जो है बैटरी का चिन्ह बनाएंगे, बल्ब का चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि किस प्रकार से आप इन सब चीज़ों को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने ये जाना। तो ये किसके माध्यम से देखा हमने, सिंबल्स के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है आपके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग जो उपकरण हैं, जितनी भी युक्तियाँ हैं, उनके जो है सिंबल्स देखें। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक चार्ट है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहला जो कंपोनेंट है आपका वो इलेक्ट्रिक सेल है, यानी विद्युत सेल। ठीक है, क्या है, विद्युत सेल। अब विद्युत सेल को आप कैसे बनाते हैं, इस तरीके से। एक आपकी जो लाइन होती है वो लंबी होती है और दूसरी छोटी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो लंबी लाइन होती है ये आपके धन टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, वहीं जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को या ऋण टर्मिनल को शो करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेल जो है, सेल का चिन्ह बनता है, इस सेल का जो सिंबल है वो बनाते हैं। नेक्स्ट है अ बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी बैटरी या सेलों का संयोजन। ठीक है, बैटरी या सेलों का संयोजन। अब बैटरी या सेलों के संयोजन की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हम एक सेल की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे सेलों की बात, और इन सेलों को हमने जोड़ा है। अब अगर हम बात करें क्लास जो आपकी प्रीवियस क्लासेस है, जैसे कि क्लास 8 की हम बात करें, क्लास 7 की बात करें, तो आपने ये पढ़ा है कि आप सेलों को किस प्रकार से संयोजित करें।
बेसिकली जब भी सेलों को आपस में संयोजित किया जाता है, इसको कंबाइन किया जाता है, तो किस तरीके से किया जाता है? पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। यानी कि अगर हम इसको बनाएं तो मान लीजिए आपके पास सेल है, ठीक है, हमने दो सेल को संयोजित किया, ठीक है, तो पहले सेल का आप ये जानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल होगा, तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे, तो जो नेगेटिव टर्मिनल है या ऋण टर्मिनल है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। अगर आप इसका उल्टा कर देते हैं, यानी अगर आप इस कॉम्बिनेशन को उल्टा करते हैं, यानी आप क्या कर दें, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप अगर आप इस तरीके से अरेंजमेंट कर दें कि यहाँ पे आपने क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव टर्मिनल को इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है, पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल यानी ऋण टर्मिनल को आपने दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से इस तरीके से जोड़ देंगे, तो आपका जो सेल है वो काम नहीं करेगा। अगर आपको सेल चाहते हैं कि आपका जो सेल है वो प्रॉपरली काम करे, तो आपको क्या करना है, पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है, दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को फिर तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है। यानी आपको जो विपरीत टर्मिनल है, धन और ऋण टर्मिनल है, उनको कनेक्ट करना है, तभी आपका जो कॉम्बिनेशन है या जो बैटरी है वो कार्य करेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस संयोजन की, तो इसके अनुसार अगर हम सिंबल देखें तो पहले क्या है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, धन टर्मिनल, तो सबसे पहले आप धन टर्मिनल बनाएंगे, तो ये आपकी एक लंबी लाइन होगी। फिर दूसरा क्या है, ऋण टर्मिनल, ऋण टर्मिनल यानी नेगेटिव टर्मिनल आपकी छोटी लाइन से शो होता है, तो इस तरीके से। फिर धन टर्मिनल लंबी लाइन से शो करेंगे और ऋण टर्मिनल छोटी लाइन से, तो ये हमारे दो सेल का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इस तरीके से हम जोड़। अब दो की जगह अगर हमारे पास 30 सेल है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 3 सेल है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इस तरीके से जुड़ेंगे। तो यहाँ पे कैसे बनेगा सिंबल, पहला पॉजिटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा होगा, नेगेटिव फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इस तरीके से आपका जो है 3 सेल का कॉम्बिनेशन या 3 सेल का संयोजन बने। इसी तरीके से जितने आपके पास सेल होंगे उतने आप इस तरीके से जो है चिन्ह बनाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका 3 सेल का कॉम्बिनेशन, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपके पास 3 सेल का कॉम्बिनेशन है। तो ये यहाँ पे आपका पॉजिटिव हो गया बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब अगर अगला है आपका प्लग की और स्विच, ठीक है, तो यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्विच की, ठीक है। अब अगर हम स्विच की बात करें तो स्विच को आप इस तरीके से बनाते हैं, और आप ये जानते हैं स्विच क्या होता है, स्विच जो है परिपथ में जो है परिपथ को तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो स्विच का उपयोग क्या के लिए किया जाता है, परिपथ को तोड़ने के लिए, ताकि उससे धारा प्रवाहित ना हो। अब जब भी हम परिपथ जो स्विच की बात करते हैं, स्विच को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अगर आप स्विच को ऐसे ही छोड़ दें तो इसका अर्थ है कि जो आपकी स्विच है वो कैसा है, ओपन है। कैसा स्विच है, ओपन है। ओपन है यानी कि ओपन का मतलब है कि आपके जो परिपथ है उससे करंट फ्लो कर रहे हैं, आपका सर्किट ओपन है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सॉरी, आपका जो सर्किट है वो कैसा है, क्लोज है, इससे करंट फ्लो नहीं कर, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे इस तरीके से डॉट बना देते हैं तो इसका अर्थ है कि आपका जो सर्किट है वो क्लोज है, यानी आपका जो परिपथ है
वो पूर्ण है, उससे धारा प्रवाहित हो। अगर आप सर्किट को टूटा हुआ दिखाते हैं, दर्शाते हैं, तो आपका जो सिंबल है वो ये होगा। अगर आप सर्किट को क्लोज दिखाते हैं यानी इससे धारा प्रवाहित हो रही है, तो बीच में आपका डॉट आ जाए। ठीक है, तो ये आपका जो सर्किट है वो किसे दिखा रहा है? अपूर्ण सर्किट को शो करने के लिए हम इस स्विच का उपयोग करते हैं, और पूर्ण या कंप्लीट सर्किट या क्लोज सर्किट को शो करने के लिए, यानी जिससे धारा प्रवाहित हो रही है, आप क्या करते हैं? जब स्विच ऑन करते हैं तो आप इस सिंबल का उपयोग करते हैं, स्विच ऑफ के लिए इस सिंबल का। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका ओपन सर्किट के लिए, जो यानी जब आपका स्विच ऑफ कंडीशन में है आप ऐसे बनाएंगे, और जब आपका स्विच ऑन की कंडीशन में है तो आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है अ वायर जॉइंट, यानी तारों का संयोजन, यानी वह बिंदु जहाँ पे तार आपस में जुड़ती है, तो इसको आप इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? जहाँ पे आपकी तारें जुड़ती है। नेक्स्ट है आपका वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, यानी दो तारे एक दूसरे के ऊपर से जा रही और एक दूसरे को जो है ज्वाइंट नहीं हो रही है, एक दूसरे को सिर्फ क्रॉस कर रही है। यानी एक तार है, मान लीजिए आपके पास एक तार है इस तरीके से, और उसके ऊपर से या उसके आगे से दूसरी तार जा रही है। पहले वाले में हमने क्या बात करी कि एक तार है उससे दूसरी तार जुड़ी है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग तारे हैं जो एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही। ठीक है, तो ये है आपका वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, और इसको आप इस तरीके से बनाते हैं, यानी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं आपके जो अगले जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप किस तरीके से बनाएंगे। तो आपका अगला है 7वां, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी विद्युत बल्ब। ठीक है, तो अगला आपका क्या है? विद्युत बल्ब है। इसको आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये आपका विद्युत बल्ब का डायग्राम है, या आप इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका विद्युत बल्ब हो गया। नेक्स्ट है आपका रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, यानी प्रतिरोध। तो जब भी आप सर्किट में प्रतिरोध लगाते हैं तो उसको आप अपने इस सिंबल से शो करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है आपका? यहाँ पे बल्ब है, विद्युत बल्ब। ठीक है, दूसरा है आपका रेजिस्टेंस, इसको आप इस तरीके से बनाते हैं, प्रतिरोध को। नेक्स्ट है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, यानी जो है ये जो आपका रियोस्टेट होता है, इसमें आप रेजिस्टेंस या प्रतिरोध को बदल सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा उपकरण है जिसमें आप जो है प्रतिरोध को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इसको आप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। या आप इसे इस तरीके से शो करेंगे। या आप इस तरीके से शो करें। तो ये आपका रियोस्टेट हो गया। नेक्स्ट है आपका अमीटर। तो अमीटर को आप इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो अमीटर आपका इस तरीके से होता है। यहाँ पे धन टर्मिनल जुड़ा जाता है और यहाँ पे ऋण टर्मिनल।
अब इसी तरीके से अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर आपका इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, यानी V पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरीके से आपके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं परिपथ के वो बनाए जाते हैं या ड्रॉ किए जाते हैं। आप इसे नोट करेंगे। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। अब अगर हम ओम के नियम की बात करें तो बेसिकली ये करंट और वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस या विभव अंतर के बीच में एक रिलेशन बता, यानी जो आपका विभव अंतर है या वोल्टेज है और जो करंट है, इनके बीच के रिलेशन को जो है आप ओम्स लॉ से या ओम के नियम से शो करते हैं। तो अगर हम बात करें ओम के नियम की, तो ओम का नियम कहता है कि किसी भी कंडक्टर, कोई भी चालक है, उसके अक्रॉस जो विभव होगा, किसी भी चालक पे जो विभव होगा वो उससे बहने वाली धारा के ऊपर निर्भर करता है। यानी जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतनी ज़्यादा आपकी धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, यानी आपका जो वोल्टेज है वो धारा के ऊपर निर्भर करता है। जितना धारा प्रवाहित हो रही है तो वोल्टेज ज़्यादा है, यानी दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम धारा को बढ़ा दें तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगी, धारा को घटा दें तो वोल्टेज भी घट जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास V और I में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप सिंबल देख सकते हैं। ठीक है, यानी समानुपाती। तो हम क्या करते हैं, इस सिंबल को हटाते हैं और बराबर या इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं। तो तब क्या होता है, यहाँ पे एक नियतांक या एक कांस्टेंट लग जाता है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे V इक्वल्स टू आर आई क्या है, रेजिस्टेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस। I क्या है, करंट, धारा। V क्या है, विभव अंतर। तो बेसिकली किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वोल्टेज के। ठीक है, वोल्टेज के या फिर जो आपका विभव अंतर है उसके ऊपर ये निर्भर करती है। और यहाँ पे जो है आपके पास V है, R है, I है। R कब आया, जब आपने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को या जो समानुपाती का जो यहाँ पे चिन्ह है इसे जब आप हटाते हैं तो यहाँ इक्वल टू और एक आपके पास कांस्टेंट लगता है जिसे आप यहाँ पे रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये किसके ऊपर निर्भर करता है, आपका जो कंडक्टर है, चालक है, उसके मटेरियल, उसके नेचर के ऊपर निर्भर करता है। उसका नेचर कैसी है, उसकी लंबाई कैसी है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है। ठीक है, उसका जो जिस धातु का वो बना है वो कैसा है, उसके ऊपर ये R निर्भर करता है। अब आप ये जानते हैं कि जो वोल्टेज है या विभवांतर है, इसका जो SI मात्रक है वो आपका वोल्ट होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम I या करंट की बात करें, करंट यानी धारा की बात करें, तो धारा का जो SI यूनिट है वो आपकी एम्पेयर होती है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम R की बात करें यानी रेजिस्टेंस की बात करें, इसकी जो यूनिट होती है इसकी ओम होती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी, ओम होती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, यूनिट्स है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट voltage across a conductor is directly proportional to the current flowing through it provided physical conduction and temperature remain constant। तो आपसे क्या कहा गया है कि ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियम के अनुसार कि अगर आपकी जो फिजिकल कंडीशन है, भौतिक अवस्थाएं हैं जैसे कि तापमान, ठीक है, तो इन सबको अगर आप कांस्टेंट रखें, ठीक है, इनको अगर आप नियत रखें, स्थिर रखें, तो क्या होता है, तो अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, उससे जो धारा प्रवाहित होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है व उस पे जो वोल्टेज या जो विभव अंतर वहाँ पे हुआ है या ड्रॉप हुआ। ठीक है, तो यानी ओम्स लॉ स्टेट्स दैट
वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी जो वोल्टेज है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, कितना करंट आपके जो सर्किट है या आपका जो चालक है उससे फ्लो कर रहा है, उससे प्रवाहित हो रहा है। ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो किसी प्रतिरोधक या अन्य ओह्मीय युक्ति के सिरों के बीच उत्पन्न विभव अंतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी विभव अंतर किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, जितनी धारा उस पोर्शन से पास हो रही, जितनी धारा उस पोर्शन से प्रवाहित हो रही। इन द इक्वेशन, अब ये आपके पास क्या की इसकी इक्वेशन हो गई, जैसे कि अभी मैंने बताया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी जो विभव अंतर है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, कितना करंट फ्लो हो, कितनी धारा प्रवाहित हो। अब इसको अगर आप हटाएंगे तो बराबर का साइन लगेगा इक्वल्स टू का और R I या IR, तो आपका जो फॉर्मूला आया वो V इक्वल्स टू IR आया। In the equation, the constant of proportionality R is called resistance and it has units of ohms with the symbol ohm. अब ये जो इक्वेशन है इसमें जो R है वो क्या है, आपका एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, और इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और अगर हम बात करें प्रतिरोध की तो इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है और इसका जो सिंबल है वो इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका ओम्स लॉ हुआ और आपने रेजिस्टेंस के बारे में समझा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे एक नियतांक है, कांस्टेंट। अब हम ओम्स लॉ के बेस पे ग्राफ देखते हैं, तो इसका जो ग्राफ है आपका कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका क्या है, V वोल्टेज या विभव अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये आपका करंट को शो कर, यानी एक्स एक्सिस पे आपका करंट है और वाई एक्सिस पे आपका वोल्टेज है। अब इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो आप देख सकते हैं, इससे आपको साफ पता चल रहा है कि जो जैसे जैसे आपका करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे विभव अंतर भी बढ़ रहा है, यानी दोनों क्या है, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती है। यानी जैसे करंट बढ़ेगा वोल्टेज या विभव अंतर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूला के बेस में, अगर हम बात करें कि एक ओम क्या होता है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू IR या V इक्वल्स टू RI। यहाँ पे V आपका वोल्टेज है, I आपका करंट है, R आपका रेजिस्टेंस, यानी विभव अंतर, विद्युत धारा और प्रतिरोध। अब अगर हम V की बात करें, आपका वोल्टेज 1 वोल्ट कब होगा, 1 वोल्ट तब होगा अगर जो धारा है वो आपकी 1 एम्पियर की जो धारा है, 1 एम्पियर की जो धारा है वो ऐसे कंडक्टर से प्रवाहित हो रही है जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है या 1 ओम। या अगर हम 1 ओम की बात करें तो 1 ओम बराबर होता है आपका 1/1V अपॉन या 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, यानी किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध 1 ओम जब तब होगा जब जो है 1 एम्पियर करंट उस कंडक्टर से फ्लो होगा और उसके अक्रॉस 1 वोल्ट विभव अंतर या वोल्टेज उत्पन्न हो, ठीक है। यानी इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर देन द रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। यानी जब किसी कंडक्टर पे, किसी जो कंडक्टर है, चालक है, उसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस या विभव अंतर 1 वोल्ट होगा, ठीक है, 1 वोल्ट होगा, तो
और उससे जो करंट या धारा प्रवाहित हो रही है वो 1 एम्पियर होगी। तो इस कंडक्टर का, इस चालक का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो आपका 1 ओम होगा। ठीक है, यानी विभवांतर आपका 1 वोल्ट होना चाहिए और उस कंडक्टर से जिसका विभवांतर 1 वोल्ट है, 1 एम्पियर की अगर धारा प्रवाहित हो रही है, तब जाके उसका जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है, या आप कह सकते हैं 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो बच्चों, आज हमने ये देखा कि जो आपका वोल्ट मीटर होता है वो क्या होता है, आप किसी भी परिपथ में उसे किस प्रकार से लगाते हैं। इसके साथ साथ हमने जो आपके परिपथ होते हैं उसमें अलग अलग जो युक्तियाँ या अलग अलग उपकरण हम लगाते हैं उनके हमने चिन्ह देखे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके साथ साथ हमने ओम के नियम को समझा और इसका फॉर्मूला देखा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। आपको इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है, साथ ही साथ इनके बेस में जितने भी आपके पास क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल हैं, उनको आपको करने की कोशिश करनी है। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है, आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।